So hello everyone and good evening to all of you. सभी को नमस्ते. So पिछले लेक्चर्स में हमने क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे. कुछ और पीवाईक्यूज हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर फिर बाद नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे. जैसे क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता हूँ कि x इक्वल टू 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस ax माइनस 2 माइनस a, ठीक है, इनटू e का पावर x. एक्चुअली ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, बस इतना जान लो कि तुम्हें यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, तो तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है. वो ऑप्शन में लिखा हुआ, बट मैं उतना बड़ा ऑप्शन नहीं लिखूंगा. तो चलो स्टार्ट करो. तो x इक्वल्स टू 1 अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो तुम क्रिटिकल पॉइंट से क्या समझते हो, बताओ कि सर f डैश ऑफ 1 हमारा शून्य के बराबर होगा ना. यही बात है, बोलो सही है. ठीक है, यस सर. क्रिटिकल पॉइंट का बेसिकली यही मतलब होता है ना. ठीक है, तो चलो अपन f डैश x निकाल लेते हैं जल्दी से मुझे f डैश x निकाल के बताओ तुम लोग जल्दी से. f डैश x निकालो. तो चलो पहला का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. तो वो हो जाएगा 6x प्लस a, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, पूरा का पूरा पहला वाला पार्ट को वैसे ही रहने दो, और दूसरा का डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब हमें इसमें x का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि सर क्रिटिकल पॉइंट है ये. ठीक है, तो f डैश ऑफ 1 हमारा शून्य के बराबर होना चाहिए. चलो f डैश x में हम 1 को रखते हैं, सॉरी f डैश ऑफ 1 x इक्वल्स टू 1 है ना. हाँ ठीक है, तो चलो फिर रखो जल्दी से, वहां से बताओ कितना आंसर आता है. तो x का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये पहला वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 6 प्लस a इंटू ई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 प्लस ए माइनस 2 माइनस ए इंटू ई का पावर एक्स हटाओ ना, वो तो ई ही हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ई को अगर पूरा में मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस 2 माइनस ए इक्वल्स टू 0. ये वाला ए से तो ये वाला ए कट गया, यहाँ से ई रहने दो ऐसे ही. 6 3 9, 9 में से ये गया तो ये हो गया 7 प्लस ए इज इक्वल टू 0. अब ई जो है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग, -7. ठीक है, ए का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया. तो चलो अब जब ए का वैल्यू मिल गया है तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि तुम fx को जरा अच्छे से लिखो, क्योंकि तुमको ए का वैल्यू मिल चुका है ना. तो fx को चलो जरा अच्छे से लिखते हैं. तो अगर हम fx को अच्छे से लिख लेते हैं तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वेयर, ए का वैल्यू मिल चुका -7, तो ये हो जाएगा -7x माइनस 2 माइनस ऑफ -7 मतलब +7, और यहाँ से हो गया e का पावर x. तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 7x और साथ में से -2 मतलब +5 इंटू ई का पावर x. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे और फिर बाकी का काम कर लेते हैं जल्दी से. चलो, क्योंकि हमें क्या पता करना है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह पता करना है ना हमें. चलो जल्दी से करो इसको. एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से. देखो, या तो तुम एफ डैश एक्स अगर यहाँ मेहनत करके निकालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो एफ डैश एक्स ऑलरेडी हमने एक जगह पर निकाल रखा, वहां से भी तुम काम कर सकते हो. ठीक है, जिसको अगर ये ठीक है, यहाँ पर भी कोई उतना लफड़ा नहीं है यार, कोई उतना भी मेहनत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी तुमने एफ डैश एक्स यहाँ निकाल रखा, तो तुम इसी एफ डैश एक्स में अगर ए का वैल्यू रख दोगे ना तो भी काम हो जाता है. नहीं तो अगर तुमको इधर से निकालना है तो इधर से भी काम हो जाएगा. तो अगर मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो ये हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये हो गया दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, ठीक है, और दूसरा का डिफरेंशिएशन. ई का पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 7 प्लस 3x स्क्वेयर
-7x+5, ठीक है। और इसको 0 के बराबर करके सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता है, हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो e का पावर x हो गया, यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, 3x², 6x - 7x मतलब -x और -2 मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। e का पावर x कभी भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। चलो जल्दी से 3x² - x - 2, वहां से क्रिटिकल पॉइंट कोई बता सकता है कितना आएगा? व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम हियर? क्योंकि e का पावर x तो 0 के बराबर नहीं हो सकता ना, जल्दी बताओ। सर 1 and -2/3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है और -2/3, बाकी लोगों का भी आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया -2/3 और ये 1 हो गया। ऑब्वियसली हायर डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस, प्लस से माइनस, मतलब ये वाला पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का। माइनस से प्लस, ये वाला पॉइंट किसका होगा, मिनिमा का। गॉट इट? आंसर कंप्लीट, 4 मार्क्स आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, तुम्हें काम थोड़ा सा ज्यादा था इसमें, तुम्हें पहले ए का वैल्यू निकलवाया, उसके बाद तुमसे वो डिफरेंशिएट करा कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आ गया समझ में? सबको को आया समझ में? बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। ऐसा लगता होगा तुम्हें कि यार ये सब तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन तुम बनाने लायक होता है, ठीक है, आराम से बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, बट वो अभी आगे है, ठीक है। अभी मैं वैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो प्योरली मैक्सिमम मिनिमा बेस्ड है, बट बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, वो आगे आएगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तो उस वक्त आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चले गया, अगला क्वेश्चन दें क्या? अगला क्वेश्चन दें, ठीक है। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ द following points lies on tangent to the curve, lies on tangent to the curve, which of the following point lies on tangent to the curve? curve का इक्वेशन है x का पावर 4 into e का पावर y plus 2 root over y plus 1 is equal to 3 at point 1,0। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ऑप्शन ए है 2,6, ऑप्शन बी है 2,2, ऑप्शन सी है -2,6 और ऑप्शन डी है -2,4। तुम्हें बताना है कि ये चार जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पॉइंट्स टैंजेंट पर लाई करेगा। टैंजेंट हम कहाँ खींच रहे हैं, 1,0 पर। तो सर सवाल तो सिंपल ही है, बस ये डर लग रहा है ये एक्सप्रेशन देख के। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिकली सवाल यहीं से स्टार्ट करना। टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो तुम्हें पता ही है 1,0। अब 1,0 पर अगर तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा। होगा कि नहीं? सही बात है क्या, बोलो? क्लियर है? तो करें क्या, स्टार्ट करें क्या काम? चलो देखो करते हैं। सिंपली इसको डिफरेंशिएट मारो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का पहले इसको किस मेथड से डिफरेंशिएट मारेंगे बच्चा लोग? किस मेथड से? कम ऑन, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तुम लोग भी लगाओ, मैं भी लगाता हूं। तो पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन। सही किया क्या मैंने? देखो तो e का पावर y dy बाई dx आना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने तो तुम्हें ये वाला रटा दिया है कि 2 वैसे ही रहने दो। रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग? रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट ऑफ वही वाला चीज, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ वही वाला चीज, ठीक है। और अंदर अगर घुसोगे तो y का डिफरेंशिएशन फिर से यहाँ मिलेगा ना बच्चा लोग, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हो गया क्या? सही है, देखो जल्दी। ठीक है, अब तुम्हें इसमें ना कलेक्ट मत करना, कलेक्ट नहीं करना बच्चा लोग। यहाँ पे बच्चा टाइम वेस्ट कर देता है कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सीखा ही रहता। मैंने भी तुम्हें सिखाया है कि इस तरह से अगर रहेगा तो तुम dy बाई dx को कलेक्ट कर लो और फिर बाकी का काम कर सकते हो, बट नहीं जरूरत है, क्योंकि तुम्हें पॉइंट पता है ना यार। तुम्हें अगर पॉइंट पता है तो सीधा उसमें x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 0 डालो, बात खत्म करो सिंपली।
तो x का वैल्यू 1 डाल दो और y का वैल्यू 0 डाल दो और फिर बात को खत्म करो। जल्दी बताओ तो कितना होगा ये 4 इंटू 1 इंटू ई का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, प्लस यहां से हो गया 1 इंटू ई का पावर 0, यहाँ पर dy बाई dx, ये 2 से तो ये 2 काट दो, यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये तुमको 1 ही बना के देगा, और ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx हुआ ना बच्चा लोग, इक्वल्स टू 0। आई थिंक अगर जो मेरे साथ कर रहा होगा स्पीड में, उसका dy बाई dx का वैल्यू आया होगा -2। क्या सही है क्या? देखो Yes, sir. यहाँ पे Yes. यस सर। बस 1,0 को वहां पर जाके चिपका दिया, आंसर फटाक से आ गया। मतलब तुम्हारा तो काम यही था ना भैया, -2 आ गया। चलो तो टैंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, मतलब y इज इक्वल टू -2 प्लस होगा, तो यहां से हो गया 2x प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। कोई बच्चा चेक करेगा जल्दी से कौन सा पॉइंट मैच करता है, जल्दी जल्दी चेक करो। तो पहला वाला करेगा क्या, तो 4 6 4 10, नहीं पहला वाला नहीं करेगा, 2 2 4 और 2 4 2 6, दूसरा भी नहीं करेगा। तीसरा अगर देखोगे तो तीसरा अगर रख के देखो -4 प्लस 6, तीसरा कर जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सही है, देख लो एक बार तुम लोग भी चेक करके जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आसान क्वेश्चन होता है, निकलने वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट पेज पर चले क्या? Yes. यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tangent to the curve y is equal to fx is equal to x log x। अच्छा, मैंने तुम लोगों को वो वाला फॉर्मूला याद करवा दिया था ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। मैंने बोला था ना टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट वगैरह में 1/m का यूज करते हैं, याद है? लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो मैंने बोला था वो याद कर लेना। लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है, रूट ओवर मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 प्लस 1/m²। इसको याद कर लेना, वो 4 चीजें ना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। अभी भले नहीं आएगा बट वो बहुत जरूरी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू fx व्हिच इज इक्वल्स टू x log x। यहाँ पर पहले ही दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है। at point C, at point C comma FC, इस पॉइंट पर जो टैंजेंट खींच रहे हैं इज पैरेलल टू द लाइन, इज पैरेलल टू द लाइन joining, is parallel to the line joining 1,0 and e comma e, then value of c is, c का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है e का पावर e रेज टू द पावर 1 बाई e माइनस 1, ऑप्शन बी है e माइनस 1 बाई e, ऑप्शन सी है 1 बाई e माइनस 1, और ऑप्शन डी है e रेज टू द पावर 1 बाई 1 माइनस e। इनमें से 4 कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो तुम्हें पता चल ही रही है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो तुम लोग सब? बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन उसको निकाल पाओगे? नहीं? देखो, सबसे पहले तो तुम कर्व को समझ लो। क्या है कर्व? हमारा है y fx इज इक्वल्स टू x log x। ठीक है, चलो y मन है तो लिख दो, कोई वैसा दिक्कत का बात नहीं होता। ठीक है, उसके बाद fx इज इक्वल्स टू x log x हो गया। अब इसके बाद देखो, हमारा ये कर्व है, मान लो ये कोई भी ऐसा कर्व है, ठीक है, कुछ भी है, इस पॉइंट पर C कॉमा FC है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है और इस पे टैंजेंट खींचा गया, और ये जो टैंजेंट है ये किसी और लाइन के पैरेलल है,
और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है सर, 1,0 से पास कर रहा है और E, से पास कर रहा है। तो जो इसका स्लोप होगा बच्चा लोग, वही हमारे टैंजेंट का भी स्लोप होगा कि नहीं होगा? दोनों स्लोप सेम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो तो? सेम होगा। Yes, sir. तो Yes, sir. सर इस वाले लाइन का स्लोप निकालो ना, इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, E/E-1 देख लो, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, अब यही चीज ऊपर वाले लाइन का भी होगा, सही बात बोलो। Yes. ठीक है ना? तो इसका मतलब है सर कि हमारा टैंजेंट का स्लोप तो आ गया सर, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारा कितना पता चल गया, E/E-1। सबको समझ में आया ये चीज? सबको समझ में आया बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि स्लोप ऑफ टैंजेंट हम दूसरे तरीके से कहां से निकाल सकते हैं? कर्व को डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर Yes, sir. कर्व को डिफरेंशिएट मारते हैं, चलो आओ dy/dx करेंगे और यहां से जो dy/dx निकालेंगे वही वाली चीज हम नीचे डाल देंगे। ठीक है, वही वाला चीज हम नीचे डाल देंगे। तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, ये और ये कट गया। आई थिंक log x + 1 आ रहा है क्या? यस सर ठीक है, अब ये दोनों Yes, अच्छा, sir. लेकिन हमें dy/dx कहां पर निकालना बच्चा लोग, किस पॉइंट पर निकालना है? सर देखिए ना, ये वाला तो दिया ही हुआ है, तो अब सर c, fc पर निकालना, तो y तो है ही नहीं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, log c + 1 होगा क्या? देखो सही है, इट इज ऑल्सो क्लियर। Yes, sir. हमने स्लोप Yes, sir. कोऑर्डिनेट की मदद से निकाला, फिर वही स्लोप हमने डिफरेंशिएशन की मदद से निकाला, डेरिवेटिव की मदद से निकाला, और दोनों स्लोप को इक्वल कर दो, आंसर आ गया, बस खत्म बात। ठीक है, तो अब ये दोनों ही स्लोप इक्वल हो जाने चाहिए, तो यहां से क्या हो गया, log c + 1 इज इक्वल टू E/E-1। जरा सा log c को ऐसे ही रहने दो, E/E-1 जरा सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो E-E+1/E-1 तो यहां से हो गया log c इज इक्वल टू 1/E-1, तो c का वैल्यू हो गया E⁻1/E-1, E⁻1/E-1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ भी पढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चंस अभी हैं इसमें भी जिसमें ना तुम्हारा वो दिक्कत करता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन भी यूज है, तो वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा, वो उस वक्त जब जरूरत पड़ेगा ना तो मैं वहां पर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी तुम्हें उतना उस लेवल का समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं ना जो मिक्सअप होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन मिला करके आ जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैं इंटीग्रेशन में कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, f(x) हमारा है x³ - 4x² प्लस का 8x + 11, और अगर हमने LMVT, याद है LMVT क्या होता है? LMVT याद है सबको? LMVT याद है? बोलो, 1 मिनट गाइस। ओके, बताओ, LMVT याद है? रोलीज थ्योरम कंडीशन क्या होता है? सी, डी और ई, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए रोलीज थ्योरम में। लेकिन LMVT में क्या होता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो उनके बीच में एक कहीं ना कहीं कोई सी पॉइंट होगा जहां पर f' तुम डेरिवेटिव की मदद से निकालोगे, और एक बार तुम स्लोप किसकी मदद से निकालते हो, वो वाला नहीं याद है यार, 2 पॉइंट फॉर्म से? भूल गए ये सब चीजें? ऐसे कैसे यार? fx हमारा यह है, और इफ LMVT इज एप्लीकेबल, क्वेश्चन लिखने दो पहले, इफ LMVT इज एप्लीकेबल ऑन fx इन 0 से 1, देन
सी का वैल्यू पता करके बताना है कि सी का वैल्यू कितना होगा। तो देखो LMVT को अगर हमें इस पर अप्लाई करना है, LMVT को अगर हमारा इस इंटरवल पे अप्लाई करना है, तो कंडीशंस क्या होने चाहिए सर? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने हर एक जगह पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो ये दोनों पर हमारा LMVT लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब LMVT एक्चुअली होता क्या है, तो उसमें हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं डेरिवेटिव के मदद से। एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? आया याद? LMVT Yes, sir. लैग्रेंजेस Yes. थ्योरम, इसी को तो बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें एक बार तुम डेरिवेटिव किसके मदद से निकाल रहे हो? डिफरेंशिएशन की मदद से, और एक बार डेरिवेटिव तुम किसके मदद से निकाल रहे हो? 2 पॉइंट फॉर्म से। यहां पर यही तो ए है, ये वाला ए है और ये वाला बी है। मैं एफ डैश सी निकालने में मेरी मदद करो। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चा लोग? एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, लेकिन एफ डैश सी चाहिए ना, तो ठीक है ना यार, x की जगह पे सी पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो 3c स्क्वायर सॉरी 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8। अब इधर देखो एफ ऑफ बी, एफ बी मतलब इस एफ एक्स में बी का वैल्यू रखो। बी का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू यहां पर 0 है, बी का वैल्यू यहां पर 1 है, तो एफ ऑफ बी कितना आएगा? एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 1, तो अगर हमने एफ ऑफ 1 निकालना चाहा तो वो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11। सॉल्व करके बताओ कितना आता है। अगर मैंने बोला एफ ऑफ ए पता करो, तो एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 11। ये नीचे वाले का वैल्यू 11 आ रहा है, ऊपर वाले का वैल्यू कितना आ रहा है? 16। देखो तो 16 आ रहा है क्या? 16. Yes, sir. 16। सारे वैल्यूज क्या पुट करो। एफ ऑफ बी हो गया 16, एफ ऑफ ए हो गया 11, नीचे में बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 1 माइनस 0, चलो आ गया 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल टू 5 और एक 6 बाई 1। यहाँ हो गया 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस ये 5 इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 0। इसका कोई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो पाएगा क्या? जल्दी देखो तो। Is it possible to factorize these things? हो पाएगा क्या मिडिल टर्म? नहीं हो पाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा। No, sir. No, sir. तो एक काम करो ना, फॉर्मूला मेथड लगा के जल्दी से वैल्यू बताओगे? फॉर्मूला मेथड लगा करके जल्दी से वैल्यू निकाल पाओगे जो क्या? कम ऑन। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a मतलब 6, तो 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64 माइनस 4 12 36 डिवाइडेड बाई 6, तो 8 प्लस माइनस रूट ओवर इधर कितना आ जाएगा? 8 6 14 5 3 2 5। सही कर रहा हूं ना मैं? देखो तो 3 2 5, ठीक है सही है ना? डिवाइडेड बाई 6, कुछ काटा छाटी करोगे तो ऊपर से कितना बाहर आ जाएगा? 4 7। 8 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काट अगर हम देते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 6। देखो तो सही है क्या? बोलो जल्दी, ठीक है? लेकिन यहां से बच्चा लोग तुम्हारे दो So by 3 ना? by 3 होगा सर। बाई 3, ठीक है? तो ये हो गया 4 प्लस रूट 7 बाई 3 और एक हो गया 4 माइनस रूट 7 बाई 3। कौन सा वैल्यूज हम लेंगे इसमें से? वो जो c होना चाहिए वो उस इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब अगर तुम देखो तो ये वाला जो पार्ट है 4 प्लस रूट प्लस वाला जो है प्लस वाला, ये कभी भी उस इंटरवल में नहीं आएगा। बोलो कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता यार, कभी नहीं आ सकता। No, sir. क्योंकि 4 प्लस समथिंग तो यार कहाँ बाहर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो कैसे हो सकता है? तो यही वाला तुम लोगे, दिस इज द आंसर, ठीक है? जो c का वैल्यू होता है ना वो तुम्हारा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, तभी तुम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे। समझ गए सब कोई? आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अगला क्वेश्चन देखें। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एफ एक्स हमें दिया हुआ है ln ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 7x, ठीक है, 7x है नीचे में, और बोला है कि रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल होता है, रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन 3 से 4। तो तुम्हें पता करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश है क्या, अच्छा ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ सी, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले वो सी का वैल्यू ही पता करना है कि किस सी के वैल्यू पर वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज तुम्हें पता करना होगा। चलो करो, देखो ट्राई मारो। एफ डैश सी का वैल्यू पता, पहले तो सी पता करो यार, उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। ऑप्शन ए है 1/12, ऑप्शन बी है -1/12, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है -1/6। अब रोलीज थ्योरम क्या बोलता है कि रोलीज थ्योरम का ये कहना है कि अगर हम एफ कर रहे हैं, सारा काम अगर हम एफ का कर रहे हैं, तो रोलीज थ्योरम का कंडीशन पहले देखो क्या होता है। रोलीज थ्योरम का कंडीशन ये होता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो 3 से 4 वाले केस में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, ठीक है, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। बट हमें ये भी देखना है कि वो इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल अगर होना चाहिए तो एक हम काम कर सकते हैं कि इक्वालिटी का कंडीशन सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी का कंडीशन क्या क्या मतलब है कि f(3) जो होगा वो f(4) के बराबर होना चाहिए, दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर वैल्यूज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सही है, बताओ। यस सर। तो करोगे क्या इसको, थोड़ा सा कर पाओगे? देखो ln ऑफ x का वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 9 प्लस अल्फा बाई 21, और इधर हो जाएगा ln ऑफ 16 प्लस अल्फा बाई कितना हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, दोनों तरफ से ln और ln को मन में काट लेना। जल्दी से सॉल्व करोगे क्या? 9 प्लस अल्फा बाई 21 इज इक्वल्स टू 16 प्लस अल्फा बाई 28। एक काम करो ना, 7 3 21, 7 4 28 से इधर काट लो और क्रॉस ले चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 4 36 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 63 48 प्लस 3 अल्फा, ठीक है। अल्फा को एक तरफ ले आओ तो उधर चले गए, तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग, सॉरी 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, अल्फा और 12 आ रहा, ठीक है। चलो अल्फा का वैल्यू निकल गया। देखो इसमें देखो कितना सारा तुमको अभी काम करना पड़ेगा। तुमने सबसे पहले रोलीज थ्योरम को दिमाग में रखा और इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट से तुमने अल्फा को निकाला, ठीक है। मतलब सर तुम्हारा अल्फा मिल गया तो अब तुमको अच्छा खासा एफएक्स मिल गया, और वो एफएक्स तुम्हारा क्या है, वो एफएक्स है ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12/7x। ये तुम्हारा एकदम क्लियर कट अच्छे से मिल गया। अब इसमें बोला है कि रोलीज थ्योरम लग रहा है, तो तुम्हें सी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। रोलीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इस जगह पर और इस जगह पर फंक्शन है तो कहीं ना कहीं तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा ना वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर जाना है तो कहीं तो एक यू टर्न लेगा, और जहां वो यू टर्न लेगा वहीं पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालोगे क्या, एफ डैश एक्स निकालोगे क्या इसको लेकर के? हाँ बोलो। अच्छा तुम लोग के लिए एक और मैं काम आसान कर, अच्छा एफ डैश एक्स तुरंत ऐसे ही करोगे या कुछ और काम कर सकते हो, बताओ तो। मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये जो मैंने एफ एक्स लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे बताओ? अगर इसको आसान बनाना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तुम्हें बोलोगे सर एक तो तरीका सिंपल, आप नॉर्मल डिफरेंशिएट करते जाइए हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि और आसान बना के करो, तो कोई तरीका है क्या? एनीवन बोलो, नंदिनी, सृजिता, हर्ष, कुछ भी, आराम से दिख जाएगा वो तुमको, तुरंत तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बस मैं ये बोलूं कि वो तरीका मुझे बता दो जिससे तुम्हारा नॉर्मल मेथड को करने में 1 मिनट लगेगा, बट वो तरीके से तुम 10 सेकंड में इसका डेरिवेटिव पता कर लोगे। कोई ऐसा तरीका? अच्छा मुझे ये बताओ कि सबके दिमाग में क्या तरीका चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी से बताओ पहले, बताओ ना बाबा।
बोलो श्रीजिता, क्या करेंगे? सर नॉर्मल डिफरेंशिएशन। मतलब तू बोलना चाह रही कि पहले तू ln का डिफरेंशिएशन करेगी तो 1 अपॉन वो पूरा c, फिर डिवाइड रूल लगाएगी, यही बोलना चाह रही है? सब लोग इससे एग्री करते हो? यस सर। सभी लोग? यस सर। ठीक है, बट वो, यस सर। हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक है, एग्जाम के टाइम में सॉल्व करते वक्त डेफिनेटली सबसे पहले माइंड में वही स्ट्राइक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर होता है, वो उतना तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा। बट कोशिश करना कि इसको एक बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी। बहुत ही चुटकियों भर में हो जाएगा। जैसे ही तुमने लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया तो एफ डैश एक्स तुम्हारा 10 सेकंड में आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 ऊपर में 2x माइनस 1 अपॉन 7x ऊपर में 7 हो गया। आया समझ में? आया बच्चा लोग समझ में? यस सर। तो ये हो Yes, गया sir. x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 बाई एक्स हो गया। जरा इसको, अच्छा एक और चीज होता है कि f डैश x हमारा 0 होना चाहिए। मैं c नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? तुम समझ जाना कि जो मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं ना वही c होगा, ठीक है? तो फिर से उसको c लिख के कोई वैसा लॉजिक नहीं बनता, उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता सकते हो कि कितना आएगा? इसको फटाफट से सॉल्व कर ले क्या? तो देखो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, 1 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक तरफ ले जाओ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 12 आया क्या? बोलो। मतलब एक तरह से ये क्या है, c का ही वैल्यू आया है। ये वही पॉइंट हमको मिला है जिसके लिए डेरिवेटिव हमारा शून्य होगा। लेकिन यहां पर दो वैल्यू मिल रहा, हम कौन सा वैल्यू लेंगे? कौन सा वैल्यू लेंगे? प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस वाला। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? c का वैल्यू रूट 12 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये इंटरवल भी तैयार देखना है। हमारा c का वैल्यू उस इंटरवल में ही आना चाहिए। चलो सर, f डैश x तो हमारा c का वैल्यू मिल गया, लेकिन अभी हमें इतना ही काम नहीं हुआ सर, अभी हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तुम लोग? थोड़ा डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो? अब कोई दिक्कत होगा क्या डबल डेरिवेटिव निकालने में? कर लोगे आराम से। देखो मैं एक बात बताऊं तुमको, यहाँ पर f डैश एक्स है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर लो। अब डबल डेरिवेटिव में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम होगा, ठीक है? उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो। f डबल डैश एक्स निकालते हैं, चलो आ जाओ, कर ही देता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिवाइड रूल लगाऊंगा, ठीक है? अब कोई और तरीका नहीं है, डिवाइड रूल लगाऊंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। अच्छा बताओ तो बच्चा लोग, ये पूरा का डिफरेंशिएशन मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई, हाँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो वो माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा? प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा क्या? देखो तो। यस सर। यस सर। अब Yes. जल्दी से, अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 रहने दो। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 4x स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है ना, यहां से ना मैं सीधा इधर आ जा रहा हूं, यहां पर आ जाओ, यहां पर, ठीक है? यहां देखो, इस जगह पर देखना। अच्छी बात यह है कि हर जगह पर एक्स स्क्वायर है। एक्स का वैल्यू तुमको यहां पर क्या पुट करना है? c पुट करना है, मतलब रूट 12। तो रूट 12 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना यार, तो रूट 12 तो 12 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 12 बाई 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 12। सॉल्व करके बताओगे कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से, 12 12 24, 24 और 2 24 इंटू 2 48, 12 चक 48। गाइस ये पहला वाला पार्ट तो जीरो हो गया, देखो तो। यस सर। पहला वाला सर पार्ट 1 बाई 12 1 बाई 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन,
जहां पर तुमको मेहनत भी कर रहा है, तुमको देखो रोलीज थ्योरम का कंडीशन के हेल्प से तुमने पहले एक चीज फाइंड आउट किया, वो कौन सा चीज था? अल्फा। फिर उस अल्फा की मदद से तुमने सी, उस अल्फा की मदद से पहले फंक्शन को कंप्लीट किया, फिर तुमने सी का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर तुमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक ही जगह तुम्हारा इंटरेस्टिंग रहा ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, वो ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पर मैंने तुम्हें एक छोटा सा चीज बताया कि चीजों को तुम किस तरह से आसान बना सकते हो। समझ में आ गया? सबको समझ में आया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करे क्या? अच्छा ओके, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही मिनट बचा हुआ। वापस से कनेक्ट करेंगे और फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, solve this question. The length of the perpendicular from origin, the length of perpendicular from origin on the normal to the curve, on the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square equal to 0 at point 2, 2। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है 2√2 और ऑप्शन डी है 4√2। तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है किस पर? नॉर्मल के ऊपर, ठीक है? तो काम तो अपना वही है, तुम dy by dx ही पहले निकालोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भले ही तुम्हें नॉर्मल बात किया गया है, बट तुम नॉर्मल के थ्रू मत जाओ, तुम सबसे पहले dy by dx पता करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें dy by dx पता करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहला काम है dy by dx पता करो। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 2, 2। स्टार्ट हो जाओ, डिफरेंशिएशन मारना चालू करो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो, ये हो जाएगा 2x + 2 को ऐसे रहने दो, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, उसके बाद प्लस पहला वैसे का वैसा ही, उसके बाद दूसरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है? माइनस 3 2 6y dy by dx, ठीक है? अब फिर से मैं तुम्हें यही बोलता हूं, कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि पॉइंट दे रखा है। तो 2, 2 चिपकाओ, तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 2 + 2 of dy by dx, ठीक है? -6 × 2 × dy by dx इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 to the 4, ये भी हो गया 4 times of dy by dx -6 to the 12 times of dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ये 4 4 8 हो गया, उधर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 12 - 4, ये भी 8 बचेगा ना dy by dx, देखो तो। और इफ आई एम नॉट Sir, dy रॉन्ग, by dx equals to 1. 1 आएगा, ठीक है? dy by dx इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है? बट तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें एक्चुअली ये स्लोप ऑफ टैंजेंट तुम्हारा 1 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1। और पॉइंट हमें पता है 2, 2 है, तो चलो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम क्या लिख दोगे? चलो जल्दी से लिख दो। वो हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1। तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -x + 2। एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो गया x + y - 4 इक्वल्स टू 0। अब इसी लाइन के ऊपर ये कोई लाइन है और ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। किसी भी पॉइंट से, ओरिजिन है ना, ओरिजिन से तुम्हें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो किसी भी पॉइंट से अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम निकालना चाहते हो तो वो किस तरह से निकलता है? पहले वो पॉइंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे निकलता है। पहले वो पॉइंट को वहां रख दो उस इक्वेशन में, ठीक है? तो हो जाएगा -4, क्योंकि x को अगर 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, बस सिर्फ -4 बचेगा। इसका मॉड डिवाइडेड बाय √, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बस कांस्टेंट पार्ट नहीं लेते। तो ये 4/√2 आ गया। अच्छा, सॉल्व करना पड़ेगा लगता है। तो 4 इसको तुम क्या करो ना, √2 और ये √2 कर दो, तो ये हो गया 4√2/2, ये और ये कट गया, आंसर आ गया 2√2। गॉट इट? 2√2 विल बी द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये चीज? देखो, समझ गए सब लोग? Yes, sir.
ठीक है, हेलो सर। बोलो। सर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, उसके बाद से एक बार और समझाइए ना। उसके बाद से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन, जब पिछले साल अगर 11th में पढ़े होगे तो वहां पर एक चीज पढ़े होगे ना कि अगर ये पॉइंट है x1 y1 और लेट सपोज ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला ये कैसे निकालते हैं। तो d परपेंडिकुलर निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला मत याद रखो, वो तरीका समझ लो। ये वाला जो पॉइंट है ना जहां से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, उस पॉइंट को उस लाइन में रख देंगे। तो ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर इसका मॉड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नोट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आई थिंक वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आया समझ में सबको? हर्ष, खुशी, नंदिनी, ऋतु, सोहिनी, श्रीजिता, बोलो, सफल्या। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन ही भरा हुआ ना कि मैं क्या बोलूं। बोला है कि fx जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूं। fx इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू a से b। a से b के बीच में fx जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस भी है। ऑल्सो क्या बोला गया है कि f डैश x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। f डैश x ग्रेटर देन 0 है एंड f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डैश x इज लेस देन 0। ठीक है, एंड c जो है वो बिलोंग्स टू a से b है। c जो है वो a से b के बीच में है। तो तुम्हें पता करना है कि f ऑफ c माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय f ऑफ a माइनस f ऑफ c कितना होगा। इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन, ये पता करना। अच्छा, ये पूरा लिखने दो। इज ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है ये किससे बड़ा होगा? इज ग्रेटर देन ऑप्शन ए है b माइनस c डिवाइडेड बाय c माइनस a। ऑप्शन बी है 1। ऑप्शन सी है a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। और ऑप्शन डी है c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस सी। ये चीज है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि f डैश एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है a से b के बीच में, और c जो है वो a और f डबल डैश एक्स तुम्हारा लेस देन 0 है। ठीक है, तो इतना से कुछ हम चित्र बनाने का प्रयत्न करते, एक रफ ड्राइंग बनाने का प्रयत्न करते। देखो यहाँ पर कुछ A पॉइंट होगा और यहाँ पर कुछ B पॉइंट होगा, ठीक है, और C इनके बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हमें बोला गया है कि A से B तक जाते जाते में f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो बताओ? सारा कॉन्सेप्ट तुमको यहां पर लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ कि f डैश x ग्रेटर देन 0 का बेसिकली मतलब क्या होता है? मैंने बताया है ये चीज ना? Maximum. नहीं श्रीजिता, Increasing. इंक्रीजिंग ना बेटा, वो डबल डैश में होता है ना यार। ठीक है, f डैश x ग्रेटर देन 0 का क्लियर कट मतलब होता है कि तुम्हारा जो ग्राफ होगा ना a से b में जाते वक्त वो बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है सर, मतलब इतना तो पक्का कंफर्म हो गया कि a वाला नीचे रहेगा, a पर जो वैल्यू है वो नीचे रहेगा और b पर जो वैल्यू है वो ऊपर रहेगा। क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सर यहाँ पर दो तरीके हैं जाने के। एक तो सर या तो ग्राफ ऐसे चला जाए और या तो ग्राफ ऐसे चला जाए। अब ये कैसे तुम डिसाइड करोगे कि यार ये ग्राफ ऊपर से मतलब
तुम एक्चुअली ये देख रहे हो किस तरह का, तुम्हें ये फील आ रहा है कि अगर ऊपर वाला ग्राफ लेते हैं तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, याद आ रहा है ये चीज, याद आ रहा है, और नीचे वाला Yes, ग्राफ yes. अगर लेते हैं तो कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो मुझे बताओ कि तुम अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि वेदर द ग्राफ विल गो विथ अपवर्ड और विथ इट विल गो विथ डाउनवर्ड, कैसे ये डिसाइड करोगे? कुछ है ऐसा दिया हुआ? F double dash. डबल डेरिवेटिव, यस। तो डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है, तो मैंने क्या बताया था, एफ डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो कॉनकेव क्या होता है, ये कॉनकेव किस तरफ, डाउनवर्ड। मैंने बहुत आराम से ये चीज बताया था कि एफ डबल डैश एक्स अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, मतलब गड्ढा जो है ना वो ऊपर की तरफ बनता दिखेगा, इस तरह का, ऐसे। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, उल्टा चांद दिखेगा, उल्टा चांद, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो अभी तुम बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ हम पकड़ के चले? सर नीचे वाला डिलीट कर दीजिए, क्लियर हो गया ये वाला सबको? ये दोनों इंफॉर्मेशन का हमने भरपूर इस्तेमाल किया, समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब बोला गया है कि इन्हीं के बीच में कहीं पर एक जगह है जो सी है, यहाँ कहीं भी होगा सी, मुझे पता नहीं बीच में होगा कि इधर इधर, कुछ भी पता नहीं, लेट सपोज हटाओ, सी यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये सी पर वैल्यू हमारा एफ सी है, ठीक है। अच्छा सारी वैल्यूज तो मुझे लगता है तुम्हें पता होंगे, ए पर वैल्यू कितना होगा, एफ ए होगा, उसके बाद तुम्हारा सी पर वैल्यू कितना होगा, एफ सी होगा, और इस, यार ये थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था ना मेरे को, चलो ठीक है, समझ लेना ना यार कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया हुआ, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा सा समझ लो कि ये ऊपर की तरफ गया, एक बार वो ड्राइंग बन गया वैसा। तो यहां पर वैल्यू हमारा एफ ऑफ बी है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक बात तुमसे पूछूं कि हमें, तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है, ये थोड़ा सा फील आ रहा है तुमको कि एफ सी माइनस एफ बी, एक मिनट रुकना, ये वाला है एफ बी, देखना ध्यान से, ये वाला है एफ सी और ये वाला है एफ ए, तो सर न्यूमरेटर में एफ सी माइनस एफ बी लिखा हुआ है, अच्छा, मतलब सर यहां पर ये लाइन को जोड़ा गया और यहां पर भी ये लाइन को जोड़ा, थोड़ा ये फील नहीं आ रहा कि सर कहीं ना कहीं स्लोप का इस्तेमाल कर रहा है? देखो तो, समझ में आ रहा है ये चीज? बोलो, एफ सी माइनस एफ बी थोड़ा सा फील नहीं आ रहा, y2 माइनस y1 के जैसा आ रहा है क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ऐसा एग्जैक्टली तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करा है और ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं इसीलिए ताकि तुम एग्जाम में इस चीज को समझ पाओ, ये थोड़ा वैसा फील तुमको दे रहा है। अगर मैंने अगर एक सेकंड को मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मैंने इस पॉइंट को ए पकड़ा, इस पॉइंट को बी पकड़ा और इस पॉइंट को सी पकड़ा, तो तुम सच बताना कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगा, ए बी का जो स्लोप होगा वो हमारा बड़ा होगा स्लोप ऑफ बीसी से? देखो तो, AB का जो स्लोप होगा वो हमारा BC के स्लोप से बड़ा होगा, हो सकता है, देखो सही बात? Yes, sir. ठीक है, तुम करके भी देख सकते हो बच्चा लोग, देखो कोई भी एक ऐसे ग्राफ बना लो, ठीक है, और यहां पर एक स्लोप दे दो, ये लाइन का स्लोप मेजर कर लो, इतना है, और लगे हाथ यहां से कोई एक और लाइन ड्रॉ कर लो, इसका स्लोप देख लो, तो तुम खुद ही बताओ ना किसका स्लोप ज्यादा है, ये वाले लाइन का स्लोप ज्यादा है ना, दिख रहा है, एंगल ज्यादा बन रहा है ना बच्चा लोग, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से Yes, स्लोप ऑफ ए बी हम क्या लिख सकते हैं, बताओगे? स्लोप ऑफ ए बी मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ? y2 माइनस y1, मतलब एफ सी माइनस एफ ए बाई x2 माइनस x1 c माइनस ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ bc, बताओगे? सर y2 माइनस y, एक सेकंड बच्चा लोग, शायद यहां पर b होगा, एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी, देखो तो सही लिखा क्या मैंने, सही कर दिया? yes, sir. ओके, अब बस थोड़ा बहुत इधर उधर तिकड़म लगाना है और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो एफ सी माइनस एफ बी का रिक्वायरमेंट है और एफ ए माइनस एफ सी का रिक्वायरमेंट है, एक काम करें, हमें यहां पर क्वेश्चन में उल्टा रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो ना, यहां पर माइनस को कॉमन ले लो,
तो माइनस को अगर तुम कॉमन लोगे तो ये बनेगा ना एफ ए माइनस एफ सी बनेगा ना। देखो तो ऊपर में बस कर रहे हैं, नीचे में नहीं कर रहे। देखो तो क्लियर है क्या? सही है, बोलो। Yes. और सी माइनस ए है ना, यही तो गड़बड़ है। एफ बी माइनस एफ सी, एफ ए माइनस एफ सी चाहिए था ना। चलो ठीक है, कर लेंगे अपन। और इधर हमें एक और माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। देखो तो अभी भी ठीक है, अभी सब ठीक है क्या? अब एफ सी वाले पार्ट को ऊपर रखना है। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा एक बात और पहले बताओ, अगर मैंने दोनों तरफ माइनस काट दिया तो उसका इफेक्ट इनइक्वालिटी पे पड़ेगा? बोलो। No, sir. अच्छा ऐसा, एक बात बताओ बेटा, Yes, sir. -5 और -7 में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। और अगर तूने दोनों तरफ माइनस साइन को काट दिया तो ऐसे घूमना चाहिए ना इनइक्वालिटी। देखो तो Yes, sir. Yes, sir. इनइक्वालिटी यस चेंज, सर। वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं या एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं। चलो मैंने इस माइनस को और इस माइनस को काट दिया, तो एफ ए माइनस एफ सी बाई सी माइनस ए इज लेस देन एफ सी माइनस एफ बी बाई बी माइनस सी। हमें ऊपर में एफ सी माइनस एफ बी चाहिए, वो हमारा इस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको यहां से उठा करके इधर गिरा देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से उठाते हैं और इधर हम गिरा देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये इधर हमारा आ जाएगा एफ सी माइनस एफ बी बाई एफ ए माइनस एफ सी। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। और ये जो b माइनस सी था, इसको उसके पोजीशन पर लेके चले जाते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय c माइनस ए। और इधर ऐसे देखो तो सही है क्या? यस सही सर। Yes, sir. Yes. हो गया। तो हमें यही तो पूछा गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली किससे बड़ा होगा? तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन b माइनस सी बाई सी माइनस ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया बात समझ में? बोलो, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो यहां पर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया, जो कि डबल डेरिवेटिव कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। और बस हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, और कॉन्सेप्ट क्या था कि एक पार्ट का स्लोप दूसरे पार्ट के स्लोप से ज्यादा होगा। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक बार आ चुका है तो बहुत बार आने का चांसेस रहता है। ये वाला देखो, इसमें लिखना थोड़ा पड़ेगा मुझे। अ स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। एक स्फीयर है जिसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, और इसका यूनिफॉर्म थिकनेस है, हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसका थिकनेस भी है, ठीक है। और वो थिकनेस किससे बना हुआ है? थिकनेस ऑफ आइस है, ठीक है। ice is melting, ice is melting at rate of 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट when thickness is 5 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है then rate of change of thickness, थिकनेस का रेट ऑफ चेंज बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1/36 पाई, ऑप्शन बी है 1/18 पाई, ऑप्शन सी है 1/9 पाई और ऑप्शन डी है 1/10
12 पाई। ठीक है, स्फीयर दिया हुआ है और यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो इसका एक चित्र पहले बनाओ और उसके बाद ही हम लोग कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो देखो एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर, और इसका रेडियस कितना है, लेट सपोज दिस इज रेडियस जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हो, और इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म थिकनेस है। किसका थिकनेस है, आइस का थिकनेस है। ठीक है, अरे यार रुक जाओ यार, ये अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये आइस पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ आइस से ये कोटेड है। तो अब ये आई क्या हो रहा है ना कि आइस हमारा मेल्ट करता जा रहा है। ठीक है, आइस हमारा मेल्ट करता जा रहा है, तो तुम्हें बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस। तो एक काम करते हैं, ये थिकनेस को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज दिस थिकनेस बी एक्स। वो थिकनेस को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, आइस इज मेल्टिंग बोला गया है, तो आइस का वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा, आइस का वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा, ये तो बेसिक हमारा सवाल। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ आइस कितना उसके ऊपर पड़ा हुआ है, अगर मैंने थिकनेस को एक्स माना है तब कितना वॉल्यूम ऑफ आइस है, बता सकते हो, बोलो। 4/3 पाई। अच्छा, ये तुम्हें फील आ रहा है, आउटर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ये तो हम लोग 10th क्लास में भी किए हैं ना यार, नहीं याद है? Yes. तो अगर मैं Yes, sir. पूछूं कि वो जो वॉल्यूम ऑफ वो जो आइस वहां पर बैठा हुआ है उसका बस मुझे बताओ ना वॉल्यूम कितना है, तो तुम बोलोगे ठीक है सर 4/3 पाई। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले आउटर स्फीयर, तो आउटर स्फीयर के लिए रेडियस कितना बनेगा बच्चा लोग बताओ तो, रेडियस कितना हो 10 जाएगा, plus x. वेरी गुड, 10 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस इनर रेडियस के लिए 4/3 पाई 10 का क्यूब। सही किया क्या मैंने, देखो तो एकदम सही Yes, किया। sir. ठीक है, अब ये हमारा वॉल्यूम है, अब तुम्हें बोला है कि यही वॉल्यूम का डिक्रीज होना कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इसी वॉल्यूम के तो डिक्रीज, बहुत से बच्चे जानते हो यहाँ पर क्या समझ लेते हैं कि स्फीयर का डिक्रीज कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत समझना है, स्फीयर का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर जो आइस पड़ा हुआ है ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि dv/dt, चलो करते हैं, मदद करो, तो 4/3 पाई, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा लोग, सर 3 सामने आ जाएगा, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब अंदर घुसेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dt। सही बात बोलो तो, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. समझे ना? Yes, अच्छा, sir. इधर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा लोग, सर 0। 0. वो तो कांस्टेंट पार्ट है ना, हटाओ उसको, तो बस अपना काम हो गया ना सर। देखिए dv/dt कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, यहाँ पर 4/3 पाई रहने दीजिए, 3 भी रहने दीजिए, 10 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। तुम्हें बोला है कि जब घटते 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 जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर बचा रहेगा तब वो घटने का स्पीड कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू तुम क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो x का वैल्यू अगर तुम 5 रख देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और ये हो गया dx/dt। चलो लगा दो एकदम जल्दी से, ये हो गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 4 पाई 225, और ये हो गया dx/dt, तो यहां से dx/dt कितना हो जाएगा, 50/4 पाई 225, 5 से काट दे क्या, 5 10s are 50, 5 4s are 20, 45, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 2 2, यहाँ पर 1/18 पाई इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। समझ गया बच्चा लोग? ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, इंफॉर्मेशन और डाटा चेंज करके ये क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये मत समझना कि स्फीयर घट रहा है, नहीं, उसके ऊपर पड़ा हुआ वॉल्यूम घट रहा है। गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके बेटा, fx मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया fx को, 9x का पावर 4 प्लस 12x क्यूब
माइनस 36x² प्लस 25, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अच्छा अब सुनो, S1 जो है, S1 इज द सेट ऑफ लोकल मिनिमा। S1 एक सेट है, इट इज द सेट ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, S1 एक सेट है जो कि लोकल मिनिमम का पॉइंट है, और S2 एक सेट है जो कि लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। मतलब कौन कौन से पॉइंट्स, जो भी मैक्सिमम के पॉइंट्स होंगे ना लोकल मैक्सिमा के, वो S2 में जाएगा, जो भी लोकल मिनिमा के पॉइंट्स होंगे वो S1 में जाएगा। S1 और S2 जल्दी से बता दो। चलो, मतलब तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर बारी बारी से काम करना पड़ेगा। जल्दी करो थोड़ा सा, कम ऑन डू इट फास्ट। डिफरेंशिएशन मारो एकदम जल्दी से, आसान सा सवाल 2019 का आया हुआ। तो यहाँ से f डैश x हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 36x³ माइनस 36x² माइनस 72x होगा ना बेटा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से 36 और x को भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस x, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 36 हटाओ, क्रिटिकल पॉइंट कोई बताएगा? एक तो मुझे दिख रहा है x इक्वल्स टू 0, दूसरा कोई बताएगा? बाकी भी मुझे दिख रहा है, बट बताओ कितना आता है जल्दी। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना आता है बच्चा लोग? सर 1 and -2। ओके, x इक्वल्स टू 1 और x का वैल्यू -2। नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये हो गया 0, इधर हो गया 1 और इधर हो गया -2। हायर डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये हो गया तुम्हारा मिनिमा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये हो गया मिनिमा। तो S1 वाला जो सेट है वो क्या तैयार हो जाएगा, मिनिमम का। तो मिनिमम कौन कौन सा है, -2 और 1। और S2 वाला सेट कौन तैयार हो जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा उसमें 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन है, मैंने नहीं लिखा है। समझ गया ये बात भी? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The shortest distance between the line y is equal to x and curve y² equals to x minus 2 कितना होगा? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। ये कॉमन नॉर्मल ना बहुत भारी वर्ड लगता होगा बहुत लोगों को, तुम बस इतना समझो कि कॉमन नॉर्मल अगर बनेगा तो डेफिनेटली दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। अब यही तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है कि dy by dx जो लाइन है ना, उसका जो स्लोप है वो स्लोप कर्व को स्लोप के बराबर होगा, बात खत्म। बाकी कॉमन नॉर्मल वगैरह वो तो बस एक स्टैंडर्ड वर्ड है बोलने का। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई कॉमन नॉर्मल होता है ना, तो इसका मतलब है दोनों लाइंस तुम्हारे पैरेलल होंगे ही होंगे। चलो कर लो, 11/4 ये हो गया तुम्हारा √2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7/4 √2 और ऑप्शन डी है 7/8। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है क्वेश्चन, वो भी मैं एक बार अच्छे समझा देता हूँ। ये कोई कर्व है हमारा, ठीक है, और बोला ये कोई लाइन है, तो y इज इक्वल टू x ये लाइन है। तो इस कर्व पर, इस कर्व का इस लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, वो हमेशा एक कॉमन नॉर्मल के अबाउट होता है। तो अगर कॉमन नॉर्मल हो गया, इट मींस कि जिस पॉइंट पर कॉमन नॉर्मल चल रहा है वहां पर स्लोप क्या होगा, वहां पर जो टैंजेंट बनेगा उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप, ये दोनों ही लाइंस क्या होंगे बच्चा लोग, पैरेलल होंगे ना। तुम बस इतना समझो, कॉमन नॉर्मल थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड होता है, बट ठीक है, नॉर्मल भाषा में तुम बस इतना समझो। तो अभी फिलहाल घूम फिर के मेरा काम क्या बन गया सर, इसको डिफरेंशिएट कीजिए जल्दी से। तो ये हो गया 2y dy by dx इज इक्वल टू 1। जल्दी से बताओ तो यहाँ से dy by dx कितना आ गया, 1/2y आया क्या सबका? देखो तो, यस। ठीक है, और यही dy by dx ये तो कर्व का है ना। अब ये dy by dx एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा बच्चा लोग, इस लाइन का स्लोप के बराबर। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 1, तो इसको भी 1 के बराबर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब अगर y का वैल्यू 1/2 आ गया,
अगर y का वैल्यू 1/2 आ गया तो लगे हाथ x का वैल्यू पता करो। तो x का वैल्यू अब तुम बोलोगे सर रखेंगे किसमें, तो यार ये पॉइंट खुद भी सोचो ना कहां पर है, ये पॉइंट कहां पर है, कर्व पे है, तो कर्व पे रखेंगे। तो चलो रखते हैं। तो अगर हम इसको कर्व पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2, 4 2 8, ये हो गया 9/4। देखो तो आया क्या ये चीज, देखो जल्दी। यस सर। अब देखो Yes, सवाल sir. क्या बन गया, सवाल बहुत ही सिंपल बन गया। तुम्हारे पास ये एक पॉइंट है जो कि है 9/4, 1/2, और ये एक लाइन है जो कि है y इक्वल्स टू x। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं y इक्वल्स टू x को, मतलब x माइनस y इक्वल टू 0। इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। कर लो अब, मतलब उस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, एकदम निकाल लेंगे सर। इस कैसे, अभी मैंने बताया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को वहां पर रख देंगे। तो 9/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 9 माइनस 2, और यहां पर हो गया √2, ये हो गया 7/4 √2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में, आ गया बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. समझ ला, ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, 5 मिनट का टाइम है। अगर वो नहीं सॉल्व हुआ तो फिर तुम लोग उसको घर पे सॉल्व कर लेना, बट ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इतना मैं कर पाऊं। क्वेश्चन है कि tangent to the curve, tangent to the curve y is equal to x by x square minus 3, x belongs to real number, और x तुम्हारा बोला गया है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये सब दे दिया गया है। एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा जो कि 0,0 के बराबर नहीं है, ऑन इट is parallel to the line, is parallel to the line 2x plus 6y minus 11 equal to 0। तो तुम्हें बताना है, ऑप्शन ए है mod 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 11, ऑप्शन बी है mod of 2 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 19, ऑप्शन सी है mod of 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 19, और ऑप्शन डी है mod of 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 19। कम ऑन, गो फॉर इट। तुम्हें ध्यान से समझो क्या क्या बोला गया, उतना ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, उतना देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली सी और डी सेम ऑप्शंस हैं। वो सेम ऑप्शंस है क्या, 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो चेंज कर लो ना, किसी को चेंज कर लो, एक काम करो ना, लास्ट वाले को कुछ और कर दो, मान लो 11 कर दो, ठीक है। चलो अब ठीक है, चलो तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या काम कर सकते हैं, y हमारा है, हमें बोला गया है कि अल्फा कॉमा बीटा पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कर्व है y इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, और अल्फा कॉमा बीटा पर टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारा इसके पैरेलल है। जल्दी से बताओ इस वाले लाइन का स्लोप कितना है, जल्दी से, जल्दी, कम ऑन बच्चा लोग, ये वाले लाइन का स्लोप बोलो बोलो। -1/3. -1/3। तो हमारे टैंजेंट का भी स्लोप कितना होगा, क्योंकि वो पैरेलल है, वो कितना होगा, -1/3 होगा ना, वो भी सही है, एकदम सही बात है क्या, देखो तो ठीक है। तो Yes. फटाक से बोलो कि बच्चा लोग एक काम करो, जल्दी से dy बाई dx पता करो, तो जल्दी से, तो तुम बोलोगे ठीक है सर रुकिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यही चीज हमारा किसके बराबर है, -1/3 के बराबर। सही बात या नहीं, बोलो, ठीक है। Yes. और बताओ और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अभी हमें ये डिफरेंशिएशन नहीं, एक्स के टर्म से मत देखो क्योंकि अल्फा और बीटा बोला गया है ना, तो ये चीज हमें कहां पर निकालना, अल्फा कॉमा बीटा पर। तो कर सकते हैं क्या हम लोग इसको जल्दी से, ये एक्चुअली बन जाएगा अल्फा स्क्वायर
स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? चलो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस 1/3। एक चीज देखो, ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो कट जाएगा ना। यहाँ पर तुमको कितना मिलेगा? इधर आ जाते हैं बच्चा लोग, ठीक है, इधर थोड़ा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। सही है क्या? देखो तो, बोलो, ठीक है। Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई Yes. करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जाते हैं तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू अल्फा का पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा 9 और 9 कट गया, तो अल्फा का पावर 4 और ये उधर चला जाएगा, तो माइनस 9 अल्फा स्क्वायर होगा बच्चा लोग। देखो तो अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया प्लस माइनस 3। हुआ क्या? क्योंकि अल्फा का वैल्यू 0 होगा, बट तुम अल्फा का वैल्यू नहीं ले सकते हो, अल्फा का वैल्यू तुम 0 नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? यू कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। अच्छा बताओ तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा का वैल्यू तो तुमने यहाँ के मदद से निकाल लिया, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा? बीटा कैसे पता करेंगे? उस लाइन के कर्व इक्वेशन में पुट कर कर्व में पुट करके। यस ऑब्वियसली यार, ये अल्फा कॉमा बीटा तो इस कर्व में ही लाई करेगा ना, तो बैठा दो, तो y के जगह पे बीटा और ये अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3। एक बार अल्फा का वैल्यू 3 रख दो और एक बार अल्फा का वैल्यू माइनस 3 रख दो। चलो देख लेते कितना होता है। तो जब अल्फा का वैल्यू तुम 3 रख रहे हो तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा? 3/6 आ रहा ना। देखो तो बच्चे लोग, सही है क्या? आई थिंक सही है। बीटा का वैल्यू 1/2 एक जगह पर आएगा, और जब अल्फा का वैल्यू माइनस 3 रख रहे हो तब बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? -3 ये भी 6 हो जाएगा। आई थिंक बीटा का वैल्यू फिर भी -1/2 आएगा। देखो तो सही है क्या ये दोनों वैल्यूज? Yes, sir. मतलब Yes. पॉइंट्स तो आ गए सर, पॉइंट्स हमारे 2 आ गए, अल्फा बीटा के रिगार्डिंग हमारे 2 वैल्यूज आ गए। एक वैल्यू है 3, अगर हम 3 लेते हैं तो उसके साथ वाला वैल्यू है 1/2, एंड अगर हम -3 लेते हैं तो उसके साथ वाला वैल्यू है -1/2। बताओ जल्दी से कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है? ठीक है, जल्दी से चेक करो, पहला वाला चेक करो ना, 3 और 1/2 पर रख करके ही चेक करो ना, माइनस को मत देखो, सिर्फ पॉजिटिव को चेक करो। तो 3 2 6 और 3 6 3 9, नहीं वो भी नहीं होगा। अच्छा, जब ऊपर वाला नहीं होगा, ए और बी तो एकदम नहीं होगा। सी को चेक करो तो 6 3 18 और 1 19, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में सबको? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, तो और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, वो तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम पीवाईक्यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कराता रहूंगा बीच बीच में, वैसे कैलकुलस है तो ये चलता ही रहेगा, टेंशन ना लो। तो अगले क्लास में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक तुम लोग अपना जेईई मेंस लेवल 1 लेवल 2 वगैरह सब कंप्लीट कर लो, मैक्सिमा मिनिमा ये सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।